हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821 में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। प्लस लाइक कमेंट्स भी करते रहिए। और अगर आप नए नए अभी मेरे से जुड़े हुए हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक नया नहीं है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में डाला था शब्द विचार का, ये उसी का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने जैसे कि थोड़ा सा हम पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने इस पिछले वीडियो में आपको शब्द विचार के बारे में बताया था, पार्ट 1 में बता दिया कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं और उनके 2 भेदों के बारे में बताया था। थोड़ा सा हम उस वीडियो का रिपीट यहाँ करते हैं। तो शब्द जो होते हैं, शब्द किन्हें कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को या सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि उसमें भी बताया था कि कुछ 2-4 अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बनता है और शब्द का कोई अर्थ होता है, वो होता है शब्द। ठीक, शब्द के अब मैंने कितने भेद बताए थे आपको? शब्द के मैंने 4 भेद बताए थे। कौन कौन से? रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने 2 भेद क्लियर कर दिए थे अपने। पहला हो गया था हमारा उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा किया था हमने प्रयोग के आधार पर। इन 2 भेदों को मैंने अपने पार्ट 1 में आपको क्लियर कर दिया। आज हम अपने आगे के 2 भेदों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा भेद रहेगा रचना के आधार पर, भेद नंबर 3, शब्द का तीसरा भेद। रचना के आधार। देखिए, रचना के आधार पे भी शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला यहाँ हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया यौगिक रूढ़, और तीसरा हो गया योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द बोलिए चाहे योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द कर देते हैं, ठीक है। अब पहले हम बताते हैं इसके बारे में, एक एक करके सबका क्लियर करेंगे तो अच्छे से दिमाग में है। तो हम इसकी पहले परिभाषा बता देती हूँ, फिर लिख देंगे। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यानी किसी विशेष शब्द, किसी विशेष मेल, देखिए, यानी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। सार्थक खंड यानी जिसके टुकड़े ना किए जा सके। सार्थक का मतलब होता है अलग अलग, मतलब टुकड़े करने के बाद भी उसका कोई अर्थ हो। जैसे हम लेते हैं पुस्तक, ठीक। अब ये पुस्तक एक शब्द है, ठीक है। अब हम इसके 2 टुकड़े कर दें, लिख दें पुस्त अलग लिख दें और तक अलग कर दें, तो इसका कोई अर्थ हो रहा है? ना इसका कोई अर्थ है, ना कोई इसका अर्थ है। दूसरा ले लिया लड़का, ठीक है। अब हम ये लड़ अलग कर दें और का अलग कर दें, तो इसका कोई अर्थ, सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो सीधी सी कहने की बात यहाँ पर, ये कहने का मतलब ये है कि यानी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, या सीधी सी बात है खंड ना किए जा सके, ठीक है। ये तो हो गए आपके रूढ़ शब्द। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, पूरा इरेज कर देती हूँ, इनकी डेफिनेशन लिख दूँ एक एक करके, तीनों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल होता है।
किए जा सकते। ठीक है, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कि हमने उदाहरण अभी आपको दिया था, एक लड़के का दिया था, एक पुस्तक का दिया था। दिन ले लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी, दिन, लड़का। अब देखिए पानी, पा अलग कर दें और नी अलग कर दें, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए रूढ़ शब्द जिनका हम अलग करने पे इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो ये हो गए रूढ़ शब्द। देख लीजिए इसको अच्छे से आप और राइट करिए। अब हमारा दूसरा भेद रहेगा यौगिक रूढ़, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अथवा दो अधिक शब्दों अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनको अगर मेल से बनने वाले शब्द, ठीक है, एक तरीके से है जैसे पहला डेफिनेशन है, देखिए दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। जैसे कि मैंने बताया था। अब इसमें क्या है, दो शब्द या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनने वाले, जैसे कि देखिए सेनापति हो गया, विद्यालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, रसोई घर। अब रसोई घर देख लीजिए, रसोई घर, रसोई, ठीक है, और ये घर। अब रसोई और घर ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, रसोई और घर। हम जब इनको अलग अलग करेंगे तो भी इनका सार्थक अर्थ रहेगा। रसोई का मतलब क्या होता है? चौका, किचन, ठीक है ना। और घर का मतलब होता है सदन, आलय, भवन। तो ये दोनों को हम जब अलग कर देते हैं तो भी इनका अर्थ रहता है, और जब एक कर देते हैं तो इनका अर्थ रहता ही रहता है। तो यहाँ हमें अलग वाला मैटर नहीं है, यहाँ पर करना है हमें, मतलब उनका एक अर्थ निकलता है। दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक का मीन होता है योग, यानी जोड़ना, ठीक है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर हो गया, ठीक है। सेना, सेना क्या होता है? किसी राजा की जो फौज होती है उसको बोलते हैं सेना, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा शब्द जोड़ दें, पति, तो क्या हो गया? सेनापति, यानी जो उस फौज का जो नेतृत्व करने वाला होता है, लीडर होता है, उसको बोलते हैं सेनापति, सेनापति, ठीक है। तीसरा विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है स्थान, घर, यानी वह जगह जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया जा सके, यानी विद्यालय पाठशाला को बोलते हैं। विद्या को ग्रहण करने वाला स्थान, घर। तो ये दो क्लियर हो गए। फिर मैं तीसरा बताती हूँ, फिर से रिपीट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, देख लो आप अच्छे से।
रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो हो गए आपके उदाहरण, जैसे ये लड़का, लड़क लिखा हुआ है यहाँ, लड़का। यौगिक शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे रसोई घर, सेनापति, मतलब ऐसे कई शब्द हो सकते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला हो गया आपका, जलचर हो गया, बुद्धिमती, सेनापति तो मैंने लिखवाया है, रेलगाड़ी, रेल अलग और गाड़ी, रेल तो आपको मालूम ही है, ट्रेन को बोलते हो गाड़ी, मतलब जो वाहन होता है। इस तरीके से हमारे जो आपको आस पास जो आवाज़ें मेरे सुनाई दे रही हैं उनका थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सो रहे हैं, जो जाग रहे हैं वो आवाज़ें कर रहे हैं, तो आवाज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान दें। ठीक, अब हम इसका तीसरा भेद बताते हैं। आज इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब हमारा तीसरा भेद है इसका योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द ये क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। ये भी सेम इसकी डेफिनेशन उसी प्रकार से रहेगी जिस प्रकार से हमने यौगिक रूढ़, जिस प्रकार से मैंने यौगिक रूढ़ की आपको बताई थी, यौगिक शब्द की बताई थी, सेम ऐसी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। पर इसका क्या होता है, एक सामान्य अर्थ ना निकलकर एक विशेष अर्थ निकलता है, एक सामान्य अर्थ ना निकलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। और हमने जो यौगिक में किया था, यौगिक में क्या होता है, जो उसका प्लस होता है, जैसे मैंने सेना का मतलब बताया था, फौज, फौज होता है, और पति का मतलब, पति जब हमने उसमें जोड़ दिया तो सेनापति क्या होगा, एक उसका लीडर हो गया, जो उसका संचालन करता है, उसका नेतृत्व करता है। पर यहाँ पर ऐसे दो हम शब्दों का मेल करेंगे जिसका सामान्य अर्थ ना निकलकर एक विशेष अर्थ निकलेगा। तो जैसे मैं पहले डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सामान्य अर्थ ना निकलकर एक विशेष अर्थ एक विशेष अर्थ निकलता है। यानी कि फिर से बोलो, देखो, दो या दो अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द, ठीक है ना, उनके योग से बनने वाला बोला जाए, यानी मिलाकर बनने वाले ऐसे शब्द जिनका सामान्य अर्थ ना निकल कर एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे लिखा जाए, एक दंत,
अब हम पहले इनको अलग लेते हैं, चलिए अलग लेते हैं। एक हो गया और ये दंत हो गया। अब हमने इसको मिला के किया एक दंत, ठीक। अब एक दंत से एक किसका आ रहा है, एक विशेष अर्थ क्या निकल रहा है, एक दंत तो हमने जोड़ दिया, एक दंत से मतलब निकल रहा है, यानी दंत एक मीन्स तो एक हो गया और दंत मीन्स हो गया दांत, यानी जिसका एक दांत हो। अब एक दांत किसका होता है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो यहाँ निकला है गणेश जी। गणेश जी को बोलते हैं एक दंत। तो ये सामान्य अर्थ ना निकल कर कौन सा विशेष अर्थ निकला है, गणेश। ये तो हमने इसका योग कर दिया, योग करके ये शब्द बन गया, पर जो शब्द बना उसका एक विशेष अर्थ कौन सा निकला, एक दंत के नाम से हम किनको जानते हैं, अपने गणेश जी को, गणपति बप्पा को, ठीक है। और दूसरा जैसे हो गया नील कंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ किसका होता है, जी जल्दी से बताओ। नील, नील मीन्स क्या हो गया, नीला हो गया, और कंठ मीन्स, कंठ मीन्स होता है गला, तो नीलकंठ मीन्स यानी नीलकंठ, कंठ, ठीक। नीलकंठ हम किसको बोलते हैं, नीला कंठ, यानी नीला जिसका कंठ हो, नीला जिसका कंठ हो, तो नीला कंठ, कंठ मीन्स यानी जे गला, ठीक है ना। तो नीलाकंठ कैसे कहते हैं, नीलकंठ शिव जी को, शिव जी जिसका कंठ नीला हो, ऐसी इसी में जिसका एक दंत हो, तो नीलकंठ से क्या निकल रहा है, विशेष अर्थ। नीलकंठ तो हमने लिख दिया इसका योग करके, और एक विशेष अर्थ में आ रहा है, नीलकंठ का विशेष अर्थ होता है शिव जी को हम बोलते हैं नीलकंठ, भी बोलते हैं नीलकंठ महाराज। जो नीलकंठ का एक मंदिर हरिद्वार के पास, नहीं ऋषिकेश के पास है, ऋषिकेश के पास वहीं कहीं है, गई हूँ पता नहीं है, पर घुमा है, दर्शन कर रहा है। अच्छा तीसरा ऐसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, निशाचर, निशा, निशा धन चर, तो निशा मीन्स होता है रात, ठीक, निशा मीन्स होता है रात, और चर मीन्स चलना, रात में जो विचरण करते हैं, जो रात में घूमते हैं, ठीक है ना, निशाचर। हमें विशेष अर्थ बताना है ना, तो यहाँ हमने निशा, तो उनका योग तो कर दिया, निशाचर जो यानी रात में विचरण करता, जो रात में घूमता हो, ठीक है ना। तो रात में कौन घूमते हैं, इंसान नहीं घूमते, कौन घूमते हैं, राक्षस। तो यहाँ कौन आ गया, राक्षस, जो रात में विचरण करते हैं, घूमते हैं। जो रात में अगर व्यक्ति भी घूम रहा होगा तो भी राक्षस कहा जाएगा, तभी बोलते कौन है, चोरों की तरह, राक्षसों की तरह रात में घूम रहा है। तो हमारा ये रचना के आधार पर पूरा हो गया। एक बार हमने जैसे पहले मैंने दोनों की डेफिनेशन लिखवाई, इसकी भी डेफिनेशन हो गई विद एग्जाम्पल, फिर से पूरे आप में स्क्रीन पर देख लीजिए। अब मैं अपने दूसरे के बारे में, दूसरा इसका जो लास्ट हमारा भेद है उसके बारे में बताती हूँ। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अभी हमारा जो है वो लास्ट हमारा भेद है, ये है अर्थ के आधार, भिन्नार्थक शब्द।
हाँ, हमारा वो पूरा हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं अपना लास्ट, हमारा जो भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, जो कि शब्द इस शब्द विचार में कई बार आया है, इस चैप्टर में ये कई बार आता है, सार्थक और निरर्थक। ठीक, देखिए सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द बार बार ऐसे बता रही हूं मैं कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। वे सार्थक शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी के विपरीत होते हैं निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देखो, अब हमने ये लिखा पानी। पानी का क्या अर्थ होता है? पानी यानी पीने, पानी, जल, नीर, वा और नील, तोय, सलिल, मतलब ये हमें किसको बोलते हैं? पानी यानी जल को, यानी एक पीने की चीज है, वो पीते हैं। पानी, वानी। वानी क्या होता है? नहीं पता। रोटी, सोटी। रोटी क्या है? चपाती, उसको जो रोटी को हम खाते हैं। और सोटी क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। खटखट, खट खट क्या है? ये निरर्थक शब्द। ठीक है, खटखट। और मतलब जो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, रोटी, सोटी, पानी, वानी, चाटा, वाटा, आजा, वो खाजा, खाज नहीं, पीजा, मतलब इस तरीके के जो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं हो। रात, बिरात। रात का तो हो गया, बिरात क्या होता पता नहीं। तो रात का एक अर्थ है, यानी रात हो गई, रात्रि हो गई, निशा हो गई, पर विराट का कोई अर्थ नहीं है। तो यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है, कोई ना कोई भी अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाए जाते हैं। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो यहाँ का तो इसका तो अब कुछ नहीं है, पर इसका हमारे अब इसके कितने भेद हैं? सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? सार्थक शब्द के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, 6। ठीक, तो हम इसको इरेज करते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको सार्थक शब्द के 6 भेदों के बारे में। तो यहाँ निरर्थक का तो अब काम खत्म, इसको यहाँ से हटाते हैं। हाँ, जब रात में लोग सोते हैं तो हम यहाँ जाकर वीडियो बनाते हैं। चलिए, चलिए नहीं, वहीं ठहरिए, वीडियो देखिए। हाँ, तो अभी हम बता रहे हैं सार्थक। सार्थक शब्द डेफिनेशन मैंने अभी नीचे लिख दी थी। सार्थक के कितने भेद होते हैं? 6। 2, 3, 4, 5, 6। तो जैसे कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले एक तो हो गया आपका एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक और वाक्यांश। ठीक है, जैसे आपका हो गया एकार्थी। एकार्थी नाम से पता चल रहा है, अभी सब के बारे में। अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची,
श्रुति साम भिन्नार्थक। और लास्ट हमारे हैं वाक्यांश। वाक्यांश वाक्यांश शब्द के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा इंक डालूं, देख लीजिए आप। मैं यहाँ आती हूँ, देखिए। तो पहला है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एकार्थी यानी एक अर्थ वाला, जिसका अर्थ सिर्फ एक होता है, यानी एक अर्थ वाला, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे कहलाते हैं एकार्थी शब्द। जैसे गंगा, श्रद्धा, ठीक है, सांप, विजय। देखिए सांप का क्या अर्थ होता है, सांप का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, सांप का सांप रहेगा। गंगा, गंगा क्या है, गंगा एक नदी है, पवित्र नदी है, गंगा का कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। जिस चीज़ का नाम रख दिया जाए गंगा, तो उसकी तुलना एक पवित्रता से की जाती है, तो गंगा का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, ठीक है। गंगा हो गया, सांप हो गया, और आपका श्रद्धा। श्रद्धा का क्या होता है, किसी के प्रति भावना, श्रद्धा मतलब आस्था रखना, श्रद्धा। तो इनका क्या है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। विजय, विजय का क्या होता है, किसी पे विजय प्राप्त कर लेना, जीत। इनका कोई दूसरा अर्थ है नहीं, मतलब जिन शब्दों के कोई दूसरा अर्थ नहीं होता वे होते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता हो, ठीक है, वो होते हैं एकार्थी शब्द। जैसे हो गया आपका गंगा, दूसरा हो गया पहाड़, तीसरा हो गया विजय, तीसरा हो गया विजय, ठीक है, विजय, श्रद्धा। नहीं, इतना ही काफी है इसके लिए स्पेसिफिक। अब है अनेकार्थी, जैसे कि एकार्थी नाम से ही पता चला, यानी जिसका एक अर्थ हो। जिन शब्दों का एक अर्थ होता है वो होते हैं एकार्थी शब्द। अनेकार्थी, अनेक यानी अधिक, एक से अधिक, यानी कि इसकी भी डेफिनेशन इसी तरीके से रहेगी, बस इसमें एक हो उसमें आ जाएगा अनेक, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। मुझे लिखवाना पड़ेगा ना, हमारे पास स्पेस नहीं है। चलिए मैं एक एक करके लिखती हूँ, इनको हम बाद में बताएंगे। तो जिन शब्दों का हम यहाँ लिख देते हैं, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, जैसे कि देखिए अनेकार्थी, अभी मैंने यहाँ पर लिया था हार, देख लीजिए अनेकार्थी शब्द, ये हार। अब हार का यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे, एक तो आपका हो गया किसी चीज में पराजय, ठीक, और दूसरा हो गया गले में पहनने वाला हार, माला। गले की माला को भी बोलते हैं, गले की जो माला होती है उसको हम हार भी कहते हैं, ठीक, माला। दूसरा हो गया, हम लेते हैं उत्तर। उत्तर, उत्तर के कौन से दो अर्थ है, एक तो आपकी दिशा हो गई उत्तर, और दूसरा हो गया आपका जवाब, जवाब, ठीक है।
ये हो गए, ये होते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब जिसका एक से अधिक अर्थ हो। तीसरा, जैसे ले लीजिए, तीसरा हमारा हो गया जलज। जलज का क्या मतलब होता है? एक तो कमल होता है, दूसरा होता है इसका मोती। ठीक है, इसके तो कई अर्थ निकल आते हैं। मोती भी होता है, मछली भी होता है, शंख भी होता है। तो यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तीसरा पॉइंट था हमारा पर्यायवाची। तीसरा पॉइंट हमारा पर्यायवाची। अब पर्यायवाची के बारे में, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि यार बोला जाए कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी भी कहते हैं। जैसे कि वह है पानी। पानी, अब पानी का दूसरा अर्थ होता है, नाम बोला जाए, जल हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया। ठीक है, काफी है तरह। तो यानी समान अर्थ, जल बोलेंगे तो भी उसका अर्थ क्या रहेगा? पानी। नीर बोलेंगे तो भी क्या अर्थ रहा उसका? पानी। और तोय बोलेंगे तो भी क्या रहा उसका अर्थ? पानी। ठीक। सूरज, सूरज, सूरज का दूसरा नाम, हम दूसरे सूरज को क्या कहते हैं? दिनकर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं। ठीक, और अरुण भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्रय हमारे मेनली, मतलब बोला जाए कि सामान्य अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अब हमारा फोर्थ रहेगा विपरीतार्थक, या बोला जाए विलोम शब्द। विलोम, विलोम शब्द जो कि सभी जानते हैं। पर्यायवाची और विलोम के बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले, या बोला जाए उल्टा बताने वाले, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले। उल्टा बोल लिखवा देती हूँ, विपरीत होता है वैसे, उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले, जैसे दिन, दिन का क्या हो जाएगा? रात। ठीक, काला का गोरा, ये हम बचपन से आप लोग पढ़ते आए होगे तो इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं बताना। ठीक है, अच्छा का बुरा, राजा का रानी, सॉरी राजा का रंग, और धूप का छाँव, ये हो गए हमारे विपरीतार्थक शब्द। अब हमारा है श्रुति सम भिन्नार्थक, इसको आप देख लो अच्छे से। फिर मैं अपने जो हमारा पांचवा पॉइंट है श्रुति सम भिन्नार्थक, उसके बारे में बताती हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होता है कि श्रुति, श्रुति मीन्स होता है सुनना, सम मीन्स समान, भिन्न मीन्स विभिन्न यानी अलग, भिन्नता, और अर्थक मीन्स अर्थ। जैसे कि इसके नाम में ही प्रकट होता है, वे शब्द जो सुनने में तो समान है पर उनका जो अर्थ है वो क्या है? भिन्न। ये हो गया, मैं इसको इरेज करूं। श्रुति सम भिन्नार्थक, देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक, पहला हम इसका होता है
श्रुति का मीन्स होता है श्रवण करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सुनना। ठीक, सम मीन्स हो गया समान, और भिन्न मीन्स तो अलग होता ही है। अर्थक मीन्स हो गया अर्थ। ठीक है ना। आप देखिए जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो शब्द सुनने में तो समान है, ठीक है, लेकिन जो अर्थ है वो क्या है, अलग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। कैसे, देखिए, अब ये ग्रह शब्द हो गया, ठीक है, और ये ग्रह, इसको भी हम ग्रह बोलेंगे और इसको भी ग्रह बोलेंगे, पर इसका अर्थ अलग रहता है और इसका अर्थ अलग रहेगा। यह ग्रह तो आपका हो गया आलय, या बोला जाए घर, ठीक, और ये क्या हो गया आपके नक्षत्र। ठीक, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग, पर सुनने में जो समान है लेकिन जो अर्थ की दृष्टि से क्या है, भिन्न है। तो ये आपके हो गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसमें आपके जैसे हो गया बोला जाए कि नीर और नीड़, नीर और नीड़। कोई बात नहीं, कैमरा घूम गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख गया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसके आगे का बताती हूँ। देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक में क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, सब उसके बारे में बता चुकी हूँ। नीर और नीड़, नीर मीन्स होता है नीर और नीड़। अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो दोनों नीड़ और नीर समान से लगते हैं, पर नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग। तो सुनने में समान लगते हैं जो, और अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, वो होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। अब हमारा रह गया है लास्ट। हमारा वीडियो भी बड़ा होता जा रहा है, अभी नई नया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम छोटे छोटे देंगे ताकि आपको बोर ना हो और मैं डिटेल में बता सकूँ। जरूरी नहीं है मैं एक ही वीडियो में सब कुछ जल्दी जल्दी बता के खत्म करूँ, आराम आराम से बताएंगे, कहीं की जल्दी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है हमारा वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्यांश देखिए, वाक्यांश क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए किया जाता है, उन्हें वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि अनाथ शब्द, हमने किसी को खाली अनाथ शब्द बोला कि वो बच्चा कैसा है, अनाथ, तो अनाथ सुनते ही हमारे दिमाग में आ गया, यानी कि जिसके माता पिता नहीं है। इतना बड़ा हमें नहीं बोलना कि जिसके माता पिता नहीं है, मतलब इन अनेक शब्दों को ना बोल के एक शब्द में हमने बोल दिया कि वो कैसा है, अनाथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाक्यांश, यानी वाक्य का पूरा एक अंश वाक्य में से निकाल कर पूरे एक अंश में ले लिया गया, यानी अनेक शब्दों को हम एक शब्द में बोलना। ठीक है, पराजय हो गई। अब इतना बोलेंगे कि वो युद्ध के मैदान में हार गए ना, पराजय, उन्हें क्या मिली, पराजय। तो यानी जहाँ अनेक शब्दों की जगह स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्यांश कहते हैं। तो यहाँ मैं इसको अभिलेख कर दूं, वाक्यांश। कुछ वाक्यांश आपको बता देती हूँ, डेफिनेशन की मेरे ख्याल से इसमें जरूरत नहीं है, फिर भी लिखवा देती हूँ। वाक्यांश, वाक्यांश इसकी डेफिनेशन रहेगी, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा
अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी, क्योंकि उसको तो सब कुछ पता है, सर्वज्ञ है, वो तो सर्वज्ञानी है। तो यानी जो सब कुछ जानता हो वो हो गया सर्वज्ञ। दूसरा, जल में रहने वाला, जल में, कैमरा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जल में रहने वाला हो या जल चर, ठीक है। तो हमारा आज यहाँ पर जो शब्द विचार था वो कंप्लीट हो गया। देख लीजिए अब इसको, आज हमारा जो ये शब्द विचार वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों चैप्टर, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों वीडियो में मैंने आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अगर कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसको एक बार आप अच्छे से देख लो। इसी के साथ फिर मैं यहाँ पर अपना वीडियो फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और बहुत जल्दी अब 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है। उसी दिन आज इस बार बसंत पंचमी भी पड़ेगी, तो उम्मीद के साथ कि मैं शायद एक बसंत पंचमी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगी। कोशिश रहेगी बनाने की, अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है, और इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। और जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया तो कर देना। जो भी नए लोग जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।